अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में सैर व शिकार से जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है गुलदार और शेरों से दो दो हाथ। इसके मुसन्निफ़ हैं खान बहादुर हकीमुद्दीन, फॉरेस्ट ऑफिसर, यूपी, इंडिया। जुलाई सन 1932 में चक्राता फॉरेस्ट डिवीज़न में दरियाए टोनस के किनारे में ठहरा हुआ था। ये मकाम सतह समुंदर से 3000 फुट की बुलंदी पर बहुत ऊंचे नीचे पहाड़ों में है। टोनस दरिया इस जगह पर बहुत तेज़ ढाल पर बहता है, जिसके बहने का शोर करीब आधे मील से सुनाई देता है और बंगले के बरामदे में तो बात करना और सुनना मुश्किल है। गांव वालों ने कहा कि गुलदारों का एक जोड़ा रोज़ रात को उनके गांव में 1 महीने से आ रहा है और बकरी, गाय, भैंस का बच्चा या कुत्ता वगैरह हफ्ते में कम से कम 1 अदद ज़रूर मार कर ले जाता है। मुझसे कहा गया कि अगर आप रात को बैठ जाएं तो बकरी हम लोग अपनी बांध देंगे। मैंने कहा कि गांव का एक लावारिस कुत्ता ले आओ। वो एक खुजली का बीमार मगर काफ़ी बड़ा कुत्ता ले आए। मैंने उसको बंगले से 1 फर्लांग दक्कन की तरफ जंजीर से सड़क के किनारे, जहाँ दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ और चट्टानें थीं, शाम को बंधवा दिया। उस सड़क पर करीब करीब रोज़ गुलदार के रात में चलने से ताज़ा निशान दिखाई देते थे। ये रास्ता उन झाड़ियों के बाद टोनस दरिया के किनारे पहाड़ के खुले ढाल पर दूर तक चला गया था। कुत्ता पहली ही रात को मार दिया गया और आधा खाकर उसको वहीं छोड़ दिया, क्योंकि जंजीर ना टूट सकी, अगरचे उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़ोर लगाया गया। सुबह लाश को खूब ढक दिया ताकि कौवे और गिद्ध ना खा जाएं। उनमें गुलदार के आने की कोई उम्मीद क्योंकि दिन में गुलदार के आने की कोई उम्मीद ना थी, लिहाजा मैं जल्दी खाना खाकर अंधेरा होने के बाद वहाँ जाकर एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया, जिसको मैं कुत्ता बंधवाते वक्त छांट गया था और इरादा किया कि 9 बजे रात तक बैठूंगा। और सब आदमियों को मैंने वापस कर दिया। रात बिल्कुल अंधेरी थी, मगर मैं 2 सेल की टॉर्च ले गया था। 1 घंटे के बाद मुझे लाश पर कुछ खड़बड़ सुनाई दी। मैंने राइफ़ल को उसी आवाज़ की तरफ जमा कर रोशनी खोली तो देखा कि गुलदार मेरी तरफ दुम किए हुए कुत्ते को खा रहा था। सर के पीछे इत्मीनान से निशाना लेकर मैंने फ़ायर किया और गुलदार उसी तरह से बग़ैर आवाज़ और हिले हुए बैठा रह गया। आदमियों के आने पर मैं बंगले में चला आया। दूसरे दिन सुबह जब गुलदार मंगवाया, गांव के तमाम मर्दों ख़वातीन अपने दुश्मन को देखने के लिए जमा हो गए। आखिरी लुक़मा गुलदार के मुंह में रह गया। वो 6 फुट 5 इंच की मादा थी। चक्राता से जनवरी सन 1933 में मेरा तबादला बंदियल खंड फॉरेस्ट डिवीज़न का हो गया, जिसका हेडक्वार्टर झांसी में था। मैंने अपनी तमाम पिछली मुलाजमत करीब 25 बरस के हिमालय पहाड़ और उसकी तराई के शादाब घने जंगलों में गुजारी थी। लिहाजा बंदियल खंड के खुश्क, हल्के और कांटेदार झाड़ी नुमा जंगल देखकर बहुत नाउमीद हुआ। शुमाली हिंदुस्तान के शेर और गुलदारों के रहन सहन का तरीका बंदियल खंड से मुख्तलिफ था। वहाँ ये जाड़ों में घने जंगलों और झाड़ियों में रहते हैं और गर्मियों में पानी के पास ऊंची हरी घास में रहते हैं, और यहाँ ये गारों में और बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के नीचे रहते हैं, जो कि पानी के नज़दीक नाले नदियों के किनारे कहीं कहीं पाए जाते हैं। बाकी और आदतें एक ही सी होती हैं। मैंने करीब 15 दिन के हेडक्वार्टर में गुजारने के बाद दौरा शुरू किया। यहाँ के जंगल एक सिलसिले में मिसले यूपी के जंगलों के न थे, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में दूर दूर झांसी और बांदू के 2 ज़िलों में फैले हुए थे।
जुनूब में सूबा सीपी की सरहद थी। ग्वालियर रियासतें मग़रिब में थीं। टेकमगढ़, चरखारी और आधा दर्जन चोटी रियासतें बीच में और रियासत पन्ना मशरिक़ में थी। लिहाजा सरहदों पर पहुँचने के लिए डिवीज़नल अफसर को मुख्तलिफ़ सिमतों में 12 मील, 100 मील दक्खन में और 225 मील दौरा करना पड़ता था। दौरा करने का ज़रिया रेल, मोटर और लारी थे। लंबे सफ़र की वजह से हाथी और घोड़े का यहाँ बिल्कुल इस्तेमाल ना था, लिहाजा दोनों से महरूम रहना पड़ा। चंद महीने के बाद जब मैंने ज़रूरी दौरा उन जगहों का कर लिया जहाँ काम हो रहे थे, मैं देवगढ़ बंगले पहुँचा, जो कि बतेवा नदी के किनारे रियासत ग्वालियर की सरहद पर था। बतेवा नदी उस जगह बहुत गहरी थी, पानी नीला था। दोनों तरफ उसके बड़े बड़े घने दरख्त थे, जिन पर हज़ारों बड़े किस्म के चमगादड़ लटके हुए हर वक्त शोर मचाते थे। बंगले के करीब एक बहुत पुराना भेल कौम के लोगों का गांव था, जो कि हिंदुस्तान के असली बाशिंदे हैं। पूरब में करीब 1 फरलांग पर एक तालाब और तारीख़ी पुराना मंदिर था, जिसके चारों तरफ हल्का जंगल और झाड़ियाँ थीं। उसके आगे करीब 500 फुट ऊंचा पहाड़, जिसके ऊपर मैदान में बड़ा ज़बरदस्त कम से कम 1000 बरस से ज़्यादा पुराना लाल और काले पत्थरों का किला मुसलमानों की हुकूमत से पहले का बना हुआ है, जिसकी चौड़ी और ऊंची दीवारें, बड़े ज़बरदस्त फाटक जिसमें से हाथी माहूदे के निकल जाएं, और उसके अंदर चंद इमारतें बहुत पुरानी किस्म की अभी तक मौजूद है, जिनमें करीब 1200 के छोटी बड़ी पत्थरों की मूर्तियाँ 6 फुट के कद तक की उस इलाके से जमा करके गवर्नमेंट ने बतौर नुमाइश के रखी हैं। किले तक जाने के लिए सड़क ढाल पर 8 इंच मोटे पत्थरों की लंबी लंबी सिलों से बनी हुई है, जो कि अभी और हज़ारों बरस कायम रहेगी। किले की शान से और उसके अंदर और आसपास की टूटी फूटी उजड़ी हुई इमारतों से अंदाज़ा होता है कि गुज़रे हुए ज़माने में इस किले और महलात की राजा रानियों ने और शहज़ादे शहज़ादियों ने नामालूम कैसी कैसी खुशियाँ और जश्न और कैसे कैसे दर्दनाक गम देखे होंगे कि जिनके आज नामो निशान तक भी बाकी नहीं हैं, और अब जिनमें जंगल झाड़ी खड़े हैं और उल्लू, अबाबील, चमगादड़, काले बंदर, शेर, रीछ और गुलदार रहते हैं कि जहाँ दिन में भी जाते हुए डर लगता है। वो पहाड़ जिस पर किला 500 फुट की बुलंदी पर है, वो करीब 8 मील के लंबा और 2-3 मील चौड़ा है, जिसमें अब जंगल है और 3 तरफ तेज़ ढाल है। उस मैदान का किनारा, जो कि बतेवा नदी से 1-2 फरलांग दूर है, मिसले दीवार के 500 फुट ऊंचा है, जिसको अड़ी कहते हैं। उसमें 1 मील तक हज़ारों शहद की मक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं, जिन तक कोई शहद निकालने के लिए नहीं पहुंच सकता। उस ऊंचे पहाड़ की जड़ में हज़ारों बरस से पत्थरों और चट्टानों के गिरने से तरह तरह के गार, गड्ढे और भट्टे बन गए हैं, और पहाड़ के कोने से जहाँ पर बतेवा नदी पहाड़ी से मिलती है, करीब आध मील तक बहुत घनी झाड़ियाँ और सागवान और बांस का जंगल है। उसमें शेर, रीछ, गुलदार वग़ैरह हमेशा पाए जाते हैं, और ये टुकड़ा हमेशा शिकार के लिए बहुत मशहूर है। बंगले के करीब एक बड़ा मैदान, जिसमें चंद पुराने और नए मंदिर हैं, और गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा कमरा बनवाया है, जिसमें पुराने ज़माने के पत्थरों पर नक्शो निगार और मूर्तियाँ जमा हैं। इस मैदान में हर साल जैनी मज़हब वालों का मेला होता है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा आदमी दूर दूर से जमा होकर मजहबी रसूमात अदा करते हैं, और एक बड़ी गाड़ी 2 हाथियों से खींचकर बाजे गाजे और गोलों की आवाज़ों के साथ घुमाते हैं। ये उजड़े हुए देवगढ़ का नक्शा है, जो कि तारीख़ी वजह से और शिकार की वजह से मशहूर है। मैंने अपने अर्दली रामलाल से पूछा कि यहाँ की मशहूर शेर की जगह कितनी दूर है, जिसको इस डिवीज़न में 40 बरस हो गए थे। उसने कहा
उसने कहा कि बंगले का चौकीदार, जो कि उसी गांव का बेल और मशहूर शिकारी है, और इसी वजह से मिस्टर वाइट हेड डिविजनल अफसर ने उसको 20 बरस हुए चौकीदार बनाया था, उससे पूछिए। उसने उस छोटी जगह से दर्जनों शेर अफसरानों शिकारियों से मरवा दिए हैं। उसने कहा कि पहाड़ की अड़ी के नीचे बेतवा नदी तक इस थोड़ी सी जगह में बहुत घनी झाड़ियाँ, खो और पत्थरों के नीचे शेरों के छुपने की बहुत अच्छी जगह हैं और पानी भी नज़दीक ही है। अगर शेर इस जगह के नज़दीक कहीं पिड़ा मारता है तो उन्हें ठंडी जगहों में पहाड़ की खो में तो इन्हीं ठंडी जगहों में पहाड़ की खो में दिन भर छुपा रहता है। अगर थोड़े आदमी पश्चिम से हांका कर देते हैं तो वो पूरब की तरफ आधा मील जाकर नाले से ऊपर चढ़ता है। शिकारी को वहीं नाले के ऊंचे किनारे पर बिठा देते हैं और वो आसानी से आते हुए शेर को नज़दीक से बग़ैर किसी ख़तरे के मार लेते हैं। लेकिन 2-4 दिन से उस अड़ी के नीचे शेर नहीं निकला है। उसने ये भी कहा कि पिछले महीने में एक शिकारी ने उसी नाले के मुंह पर नज़दीक से शेर को ज़ख्मी किया। शेर पीछे हांके वालों की तरफ मुड़ गया, एक आदमी को मार डाला और 2 को ज़ख्मी किया। जब से कोई उस तरफ जाता भी नहीं है, इसलिए ठीक पता भी नहीं है। मैंने कहा कि एक पिड़ा ख़रीद लाओ, हम आज शाम को अड़ी के नीचे पिड़ा बांधकर उस नाले को देखेंगे जहां शिकारी बैठते हैं और फिर किले की मशहूर मूर्तियों को देखते हुए वापस आएंगे। उसने कहा कि एक ही शाम को इन सब जगहों को नहीं देख सकते, ये चक्कर कम से कम 5 मील का होगा और सब मूर्तियां और मकान देखने को भी कम से कम 1-2 घंटे चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा, तुम पिड़ा ले आओ, आज पिड़ा ही बांधेंगे और कल शाम को किला देखेंगे। वो अपने गांव से करीबन 4 बजे शाम को पिड़ा ले आया। उस वक्त बहुत धूप थी, लिहाजा हम 5 बजे रवाना हुए। मेरे साथ रामलाल, तजर्बेकार पुराना अर्दली, बंगले का चौकीदार और पिड़े का मालिक, जिसको मैंने कुलियों में रख लिया था, गए। हम करीब 2 फर्लांग के आहिस्ता आहिस्ता गए होंगे, क्योंकि पिड़ा कमज़ोर था और मुश्किल से चलता था। पिछले महीने भी बांधा जा चुका था। वहाँ का कायदा यह था कि पिड़े का मालिक ही पिड़ा बांधता और खोलता था। पिड़े के दाम और 1 रुपया रोज़ उसकी मजदूरी दी जाती थी और अगर शेर मारा जाता तो इसके अलावा इनाम भी दिया जाता था। चूँकि पिड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और पिड़े का मालिक उसको पीछे से छड़ी से हुंकार रहा था और रामलाल उसकी रस्सी पकड़कर आगे से घसीटता रहा। थोड़ी दूर और आगे बढ़े होंगे तो रामलाल ने सीटी दी और पगडंडी के दाहिनी तरफ इशारा करके कहा कि चीतल हैं। मैंने 50-60 कदम पर चंद चीतल बेतवा नदी की तरफ चरते देखें। मैंने कहा कि ये शेर की जगह बहुत छोटी सी है, मैं यहाँ फायर करके उसको नहीं भड़काऊँगा, आगे बढ़ो। रामलाल नाउमीद होकर पिड़े को ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देता हुआ घसीट रहा था कि यकायक हमारे बाईं तरफ पगडंडी के बहुत पास झाड़ियों में से शेर के ढौंकर भागने की आवाज़ सूखे पत्तों में से आई। हम अब घबरा गए। शेर चीतलों की ताक में लगा हुआ था। रामलाल रस्सी छोड़कर आगे भाग गया और थोड़ी दूर ठहर कर मुझे इशारे से बुलाया और कहा, शेर। चौकीदार दरख्त पर चढ़ गया और पिड़े वाला जिधर से आया था उधर भाग गया। पिड़ा वहीं खड़ा रह गया। ये सब 1 मिनट में हो गया। मैं रामलाल के पास गया। उसने इशारे से दिखाया कि इस वक्त शेर करीब 50 कदम पर झाड़ियों में पहाड़ के साथ साथ पश्चिम की तरफ वापस जा रहा है। मैंने कहा कि आओ पिड़ा इसी जगह बांध दो और मुझे किसी छोटे रास्ते से अड़ी के ऊपर ले चलो ताकि मैं दौड़कर शेर के बराबर पहुंच जाऊं। चौकीदार ने कहा कि सिवाय इसी नाले के और कोई ज़रिया पहाड़ पर पहुंचने का नहीं है और नाला अभी इतनी दूर है जितना कि हम आए हैं। मैंने कहा कि मैं दौड़ूंगा, अगर आ सको तो तुम भी आ जाओ। चौकीदार और मेरा अर्दली मुझसे उम्र में ज़्यादा थे, मगर दोनों तंदुरुस्त थे और पिड़े वाला सबसे कम उम्र था मगर सबसे ज़्यादा सुस्त था। मैंने दौड़ना शुरू किया। चौकीदार ने कहा कि शेर अपने छुपने की जगह
गिरी हुई चट्टानों की तरफ जा रहा है और आप उसके आगे नहीं पहुंच सकते। मैं और तेज़ हो गया और उन सब को पीछे छोड़ दिया। रामलाल ने कहा कि हम आपके पीछे आ रहे हैं। मैं तेज़ ढाल वाले नाले पर पहुंच गया जिसमें बड़े बड़े पत्थर और चूने की चट्टानें उल्टी सीधी पड़ी हुई थीं, और अव्वल तो मेरा सांस फूलने की वजह से, दूसरे कील वाले जूते से गिरने के डर से आहिस्ता आहिस्ता होशियारी से आधे नाले तक चढ़ा था कि चौकीदार आ पहुंचा, और चूँकि वो नंगे पैर था मुझसे आगे पहाड़ पर पहुंच गया और शेर को देखकर सीटी दी और इशारा किया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि शेर करीब 200 गज पर बांस, झाड़ी और पत्थरों में जा रहा था। मैंने पूछा कि उसके छुपने की जगह अब उससे कितनी दूर होगी। चौकीदार ने कहा कि बस अब वो उनके करीब ही पहुंच गया है। मैं अफसोस करने लगा कि सब मेहनत बेकार गई। चौकीदार ने कहा कि पत्थर और खार तो उस जगह से शुरू हो गए हैं मगर बहुत दूर तक आगे चले गए हैं और बड़े खार अभी दूर है। मैंने फिर अड़ी के किनारे किनारे झाड़ी और कांटों को बचाते हुए पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। हाफ पैंट की वजह से घुटने कांटों से काफ़ी ज़ख्मी हो गए। चौकीदार भी मेरे पीछे दौड़ता रहा। मैंने एक पेड़ और एक निकली हुई चट्टान जो कि शेर के काफ़ी आगे थे निगाह में रख लिए और इरादा किया कि वहां पहुंचकर नीचे शेर को देखूंगा। उस जगह करीब करीब बेदम होकर पहुंचा और ठहर कर नीचे झांका तो शेर इत्तेफाक से बिल्कुल मेरे नीचे आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था और मेरी मौजूदगी का उसको बिल्कुल पता ना था। मैं हांफता हुआ, पसीने में तर और घुटनों से खून निकलता हुआ बैठ गया और इत्मीनान से बगल का निशाना करीब 150 गज के फासले से लेकर 366 बोर राइफल का फायर किया। शेर फायर के साथ गिरा और ढाल पर नीचे लुढ़कने लगा। मैंने फ़ौरन ही दूसरा फायर किया। उसकी आवाज़ के साथ ही सैकड़ों शहद की मक्खियाँ उड़ीं जिनके छत्ते नज़दीक ही नीचे थे। मैं ठीक तरह से अपनी दूसरी फायर का नतीजा भी न देख सका कि मेरे बाएं हाथ पर एक मक्खी ने डंक मारा और चारों तरफ से मक्खियों ने घेर लिया। मैं उठकर भागा। चौकीदार जो पीछे था उसने भी कहा कि भागो, वहाँ से सड़क किले की तरफ जाती है। हमको मक्खियों का गोल घेरे चला आ रहा था। मैंने एक पत्ते वाली डाल तोड़ ली और उसको चारों तरफ घुमाता रहा। पहाड़ के ऊपर बिल्कुल हमवार मैदान था। सड़क मिलने पर 1 या 2 फरलांग में और भागाऊंगा, फिर थक कर गिर गया और तीनों आदमी भी एक के बाद एक मक्खियों का गोल साथ लिए हुए पहुँचे। सब पत्ते वाली डालें एक जगह पास बैठकर हिलाते रहे। अंधेरा होने पर मक्खियाँ कम हुई और हम उठकर किले में होकर बंगले पर बड़ी मुश्किल से अंधेरा होने के 1 घंटे बाद पहुँचे। रामलाल अर्दली को 5 जगह मक्खियों ने काटा। उसका मुंह और आंखें बुरी तरह से फूल गए और रात भर तेज़ बुखार रहा। बाकी को 1-1, 2-2 मक्खियों ने काटा था जो कि फूल गया था और सख्त तकलीफ़ थी। मुझे शेर की बाबत इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था कि वो मेरी पहली गोली पर गिरा और ढाल पर लुढ़कने लगा, और चूँकि फासला ज़्यादा था, शेर झाड़ियों में चल रहा था और मैं थका हुआ था, लिहाजा मुझे पूरा यकीन न था कि शेर को गोली ठीक जगह पर लगी है। मुझे रात भर ख्याल आता रहा कि दूसरे दिन उसको पहाड़ से गिरे हुए बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के नीचे कैसे ढूंढा जाएगा, जबकि ये भी नहीं मालूम था कि शेर किस हद तक ज़ख्मी है। कम ज़ख्मी शेर मुसीबत ढा देता है, जिसका उस वक्त तक काफ़ी तजर्बा हो चुका था। लोगों ने कहा कि कुछ भैंसें और हथियारबंद आदमी लेकर नीचे की तरफ से जाना चाहिए। डर सिर्फ शेर ही का नहीं था बल्कि शहद की मक्खियाँ भी इतनी ही ख़तरनाक थीं। सुबह होने पर मैंने रामलाल को बुलाया। उसका मुंह बहुत फूला हुआ था और उसे बुखार था। चौकीदार के भी हाथ और पैर कुछ फूले हुए थे। मेरा भी बायां हाथ फूला हुआ था और बहुत दर्द कर रहा था। मैंने दूसरा अर्दली, 2 खलासी, एक डाक वाला, मेहतर, मोटर ड्राइवर और 2 कुली
2 रुपए पर लिए और 15 रुपए इनाम का वादा किया, चाहे शेर मिले या ना मिले। उन्हें लेकर रवाना हुआ। सबको एक एक कंबल और एक एक पत्ते वाली डाल शहद की मक्खियों से बचने के लिए दी। हम पहले उस जगह पर पहुँचे जहाँ से फायर किया था। थोड़ी दूर पहले दिन वाली मक्खियों की जगह से हटकर बड़े बड़े पत्थर फेंके जो दूर तक लुढ़कते हुए शोर करते चले गए, मगर शेर की कोई आहट ना हुई। फिर हम उसी नाले से नीचे उतरे, ये ख्याल करके कि या तो शेर मर गया है या किसी पत्थर के नीचे गार में चला गया है। हम पहाड़ के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों और चट्टानों में होशियारी से चारों तरफ देखते हुए बढ़े और भेल कुली को मैंने अपनी 2 नाली बंदूक में गिरा भर कर दी, जो कि बंदूक अच्छी तरह से चला लेता था। जब हम उस चट्टान के नीचे पहुँचे जहाँ से पिछली शाम को फायर किया था, सब आदमियों ने और आगे जाने से इनकार किया। मैंने कहा कि मैं आगे चलूँगा, अगर शेर हमला करेगा तो बहुत मुमकिन है कि मैं उसको मार लूँगा, और अगर ना मार सका तो तुम दरख्तों पर और बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़ जाना, फिर तुमको कोई ख़तरा नहीं होगा। कुली जो मेरी बंदूक लिए हुए था आगे आया। मैंने कहा कि तुम मुझसे 10 कदम पीछे रहो और अगर ज़रूरत पड़े तो मुझको बचा कर फायर करना। हम 20 कदम और गए होंगे तो मैंने शेर को एक चट्टान के सहारे पड़ा देखा। मैं खांसा और कुली से कहा कि पत्थर मारो, मगर वो मरा हुआ था और मक्खियाँ भी आने लगी थी। हमने नज़दीक जाकर देखा तो मालूम होता था कि वो शाम ही को मर गया था। मेरी पहली गोली 366 बोर राइफ़ल की उसके कंधे पर लगी थी और वो उसी से फ़ौरन मर गया होगा। वो 8 फुट 5 इंच की बूढ़ी मादा थी और खाल भी अच्छी ना थी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।